हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में हम अब तक हमने लीनियर मोशन के बारे में स्टडी की है। मोशन इन अ प्लेन में हम सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो आज हम स्पेशली वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम शुरुआत कर देते हैं। चलिए वेक्टर के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मेजरमेंट वाले चैप्टर में आप स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें एक मैग्नीट्यूड होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं कहूँ कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स है, या मैं कहूँ मास है एक हमारा 10 kg का मास है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू में मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ता है और न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो दोज क्वांटिटीज़ which has direction, which has magnitude as well as direction, as well as direction are known as vector quantities. अब इसका क्या मतलब है, या फिर उनको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ना केवल उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि उनके डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। दीज क्वांटिटीज़ need direction to represent themselves completely. देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, डायरेक्शन होता ही क्यों है। उसका रीज़न है कि बिना डायरेक्शन के हम उनको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही उनका एनालिसिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जो भी आपकी स्क्रीन पर है आप उसको नोट करते जाएं, और अगर वीडियो थोड़ी सी आगे चल रही है तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो अब समझ लो कि भाई हमें इस डायरेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। मान लो मैंने कहा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में रखा हुआ है, मान लो इसका मास है 5 kg। मैंने कहा भाई इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस ऑब्जेक्ट पे। अब जब मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, इधर करेगा। भाई फोर्स लगाया है तो फोर्स लगाने से इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। और जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी तो अगर ये रेस्ट में है तो ये मूव करेगा। अब मूव करेगा तो मैंने पूछा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो भाई हम इस फोर्स का इफेक्ट तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें इस फोर्स का डायरेक्शन ना पता हो कि भाई ये इधर से लग रहा है, या ये इधर से लग रहा है, या इधर से लग रहा है, या ऐसे ओब्लिकली लग रहा है, किधर लग रहा है। तो अगर मुझे फोर्स को के इफेक्ट को कम्प्लीटली एनालाइज करना है तो मुझे उसका डायरेक्शन भी बताना होगा, तभी मैं उसको कम्प्लीटली एनालाइज कर पाऊँगा। तो अगर मैं बोल दूँ कि भाई मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर से लगाया है,
तो आप आराम से कह दोगे कि भाई इसकी मोशन जो है इधर स्टार्ट हो जाएगी, फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। तो अब आपने इस फोर्स के, जैसे ही मैंने फोर्स का डायरेक्शन आपको बताया एरो की हेल्प से, आपने इसका इफेक्ट कंप्लीटली एनालाइज कर लिया कि भाई ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके इफेक्ट को या जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनके डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आपको मेरे ख्याल से वेक्टर क्वांटिटीज़ समझ आ गई होंगी। क्या क्या एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के? वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं, सबसे पहले तो आ गया हमारा फोर्स जो मैंने आपको अभी बताया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी आपने पढ़ाई होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं, वो स्पीड हो जाएगी। वेलोसिटी हो गया आपका। एक्सेलरेशन एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें भी डायरेक्शन होता है। आपने देखा ही होगा लीनियर मोशन में कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हमारे जो है टॉर्क है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और भी हमारी काफ़ी सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ का हमें पता चल गया है। अब वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है इसमें मैग्नीट्यूड, ये तो आपको हर स्केलर क्वांटिटी में भी होता है। और दूसरा उसमें होता है डायरेक्शन। तो अगर मुझे केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे कर देता हूँ 10 kg, लो जी मैग्नीट्यूड आ गया, ऐसे लिख देना है बस। 5 kg मैग्नीट्यूड आ गया जी, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मुझे डायरेक्शन भी दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है, और किस तरफ करना है? ये डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर ये तो हमारा आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और टुवर्ड्स राइट ये मेरा आ गया इसका डायरेक्शन। तो मुझे राइट के डायरेक्शन में मुझे रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन फोर्स को। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एरो ड्रॉ करूँगा जो कि राइट के डायरेक्शन को दिखाएगा, और इसको जो लेंथ होगी वो 10 यूनिट में इसकी लेंथ रखूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मेरी इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ मेरी इसकी आई है यहाँ तक, तो यहाँ तक ही मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस तरह से मैंने जो है अपना एक वेक्टर डिनोट कर दिया है, जो कि है मेरा 10 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है, लेंथ दिखा रही है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या, और जो एरो का डायरेक्शन है वो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो अब एक एरो की हेल्प से मैंने इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है। मान लो मुझे वेलोसिटी दिखानी है, वेलोसिटी दिखानी है लेटर से 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखानी है। और किधर दिखानी है? मुझे दिखानी है वर्टिकली ऊपर की तरफ। तो मैं ऐसे एक एरो बनाऊंगा जिसकी लेंथ होगी 3 यूनिट, और डायरेक्शन होगा उसका वर्टिकली ऊपर की तरफ, जो कि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो इस एरो की हेल्प से मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आता है इनको लिखा कैसे जाए। तो लिखने का तरीका है, मान लो इस फोर्स को मैं एफ सिंबल से लिखता हूँ, जैसे इसको वी के सिंबल से लिखा है मैंने वेलोसिटी को, तो फोर्स को लिखता हूँ एफ के सिंबल से, और जगह सिंबल है लेटर है उसके ऊपर एक एरो लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ वेलोसिटी के ऊपर लगाया है। तो लेटर के ऊपर एक एरो लगाने से मैं ये बता देता हूँ कि जो ये लेटर है ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स के ऊपर एरो लगा दिया, इसका मतलब जो लेटर एफ है ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि एफ से हम जनरली फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ हमारा फोर्स हो गया है। एरो लगाने के बाद क्या हो गया, इस एरो से पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब ऑपरेशन करते कैसे हैं इनको समझ लेते हैं। इससे पहले तो आपको बता दूं कि जो स्केलर क्वांटिटी हैं उनमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाता है। जैसे 10 kg को मुझे अगर 5 kg से ऐड करना है तो 10 kg प्लस 5 kg
तो डायरेक्टली आता है 15 kg। तो इस तरह से सिंपल एडिशन मेरा स्केलर क्वांटिटीज़ में हो जाता है। लेकिन ये सिंपल एडिशन जो अभी मैंने किया 10 + 5 = 15 kg, ये सिंपल एडिशन में वेक्टर क्वांटिटी में नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ उसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। मान लो एक एग्जांपल है हमारा कि अ बॉय मूव्स 3 मीटर towards east, then 4 meter towards north. Find out his direction, his distance and displacement. अब आपको पहले से पता है कि भाई डिस्टेंस जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जो डायरेक्शन है उनका सिंबल बना लेते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो उस क्वेश्चन हमें सबसे पहले कह रहा है कि एक बच्चा मान लो यहाँ से चला तो वो 3 मीटर, तो मान लो यहाँ से चला 3 मीटर तो वो चल दिया हमारा ईस्ट की साइड में। ये 3 मीटर का वेक्टर आ गया मेरे पास। और फिर यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में चला 4 मीटर, यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 4 मीटर चल दिया, ये 4 मीटर का वेक्टर आ गया जी मेरे पास। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ये वाला वेक्टर आ जाएगा। भाई जो इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल के पोजीशन के बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसी डिफरेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, दोनों के बीच का डिफरेंस ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर स्केलर अब डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस तो आप सीधा बोल दोगे कि डिस्टेंस तो 3 + 4 = 7 मीटर आ गया। अब डिस्टेंस तो 7 मीटर आ गया, क्यों, हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, डायरेक्टली कर दिया क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्टली ऐड हो जाती है। अब वेक्टर हमारे पास दो हैं, दो वेक्टर हमारे पास आए, कौन कौन से, एक तो 3 मीटर का वेक्टर है जी, प्लस एक 4 मीटर का वेक्टर है जी। इन दोनों को वेक्टर का एडिशन जो आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 7 मीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है और यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी √3² + 4², जो कि आ जाती है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे √3² + 4² को, तो √9 + √16, और 9 + 16 कितना हो जाएगा, √25, तो आ जाएगा 5। तो ये जो वेक्टर है, तीन वेक्टर हमने जोड़े, 3 मीटर का और 4 मीटर का, इन दोनों दो वेक्टरों का सम आपका 5 मीटर आता है, ना कि 7 मीटर। तो जो हमारा वेक्टर एडिशन है वो हमारे इस सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो कैसे वेक्टर एडिशन को करते हैं उसको अभी समझेंगे। तो पहले आपने समझा कि भाई हमने देखा कि 3 मीटर का जो एक वेक्टर है और 4 मीटर का जो एक वेक्टर है उनका जो सम आ जाता है वो 5 मीटर का एक दूसरा वेक्टर आ जाता है, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सम आ जाता है वो आ जाता है 5 मीटर का एक वेक्टर, इसका सम आ जाता है। तो आपने देखा कि जो वेक्टर एडिशन है वो सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं अभी समझ लीजिए। हमने यहाँ पर दो वेक्टर आपको ऐड करके दिखाए हैं, इन दोनों से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, उसी को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आइए चलते हैं। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर तो हमारे पास वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन है ये, दूसरा है हमारे पास वेक्टर बी जिसका कि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये डायरेक्शन ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको दिखा दिए हैं। तो अगर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करना है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करने के बाद आए, तो इस आर को अगर मुझे फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखो भाई।
अब ये जो वेक्टर ए है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। अभी देखो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो इतना ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली मैंने ड्रॉ नहीं कर पाया, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर है और इस वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है, सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है। और फिर जहाँ से वेक्टर ए ख़त्म हुआ है यानी कि इस पॉइंट से, वहीं से वेक्टर बी को ड्रॉ करना है। तो अब मैं यहाँ से वेक्टर बी को ड्रॉ करूँगा। मैंने ये वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। तो वेक्टर बी को मैं ड्रॉ करते हुए भी ध्यान रखूँगा कि जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे। देखो डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन भी सेम रखा है और वो मैग्नीट्यूड भी सेम रखने की मैंने कोशिश की है। तो ये मेरा वेक्टर बी आ गया। तो इस तरह से ये वेक्टर बी आ गया। अब शुरुआत मैंने कहाँ से की थी? शुरुआत मैंने इस पॉइंट से की थी। यहाँ से मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया था और मैं कहाँ तक पहुँच गया? मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया। यहाँ तक वेक्टर बी आ गया मेरा। तो जहाँ से शुरुआत की और जहाँ पर मैंने फिनिश किया वहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है। ये वेक्टर मेरा आर आ गया जो कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है। वेक्टर आर ये वेक्टर आ गया है। देखो मैंने इस वेक्टर आर को यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर दिया है सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। डायरेक्शन वेक्टर आर ये आ गया है और मैग्नीट्यूड भी वेक्टर आर का ये आ गया। ध्यान से देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो हो सकता है कि दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन से अलग हो और मैग्नीट्यूड भी उनके सम के बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वेक्टर एडिशन ऐसे ही किया जाता है जैसे पिछले एग्जाम्पल भी हमने किया। भाई एक लड़का यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ तक हमारा एक वेक्टर हो गया। फिर जहाँ पर ये वेक्टर फिनिश हुआ यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वेक्टर फिनिश हो गया। यहाँ से इस पॉइंट से मैंने दूसरा वेक्टर यानी ये 4 मीटर क्योंकि यहीं से वो चला था ना, ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से चला था और फाइनली इस पॉइंट पर पहुँचा है तो यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया और यही जो वेक्टर आया है ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया है जो कि 5 मीटर मेरा यहाँ पर आया है इस डायरेक्शन के साथ जो कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों। इसी तरह जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर को ड्रॉ किया, जहाँ पर एक वेक्टर ख़त्म हुआ उसी पॉइंट से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कर दिया और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दिया तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर आर हमारा आ जाता है। कुछ स्पेशल काइंड के वेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो आगे पढ़ते जाएंगे। अभी थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, याद रखना इस तरह से क्योंकि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसी ये ट्रायंगल की तरह का एक बन गया है एडिशन वेक्टर का, तो इसलिए इसी को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको कहते हैं। इस ट्रायंगुलर लॉ में मुझे डायरेक्शन और अब इस वेक्टर का मेजरमेंट अगर मैं अब स्केल से किसी से मेज़र करूँगा तो उसका मेजरमेंट भी मुझे पता चल जाएगा, ये मुझे पता चल जाता है। अब इसी लॉ का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कैसे करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। सेम दो वेक्टर के साथ इसको करते हैं तो इन दोनों वेक्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं कैसे इनको हम करते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखेंगे। मैंने दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ये दोनों वेक्टर मेरे आ गए हैं। अब इन दोनों वेक्टर को मुझे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये करना है मुझे। ध्यान से देख लेना भाई बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट से वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया है, इस पॉइंट से यहाँ से मैंने शुरुआत की है तो जहाँ से वेक्टर ए की शुरुआत की है वहीं से मैं वेक्टर बी को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने वेक्टर बी को यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है भाई। तो मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगभग सेम रखने की कोशिश की है। अब क्या करना है, अब ये जो है दो वेक्टर मेरे आ गए, सेम पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है। ट्रायंगुलर लॉ में क्या किया था, जहाँ पे वेक्टर ए फिनिश हुआ था वहाँ से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया था, लेकिन मैंने यहाँ से सेम पॉइंट से ड्रॉ किया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देना है। यहाँ पर ये लाइन मैंने डॉटेड लाइन खींची है वेक्टर बी के पैरेलल, ये डॉटेड लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है और इस तरह जहाँ पर बी ख़त्म हुआ है
वहाँ से एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूँगा वेक्टर ए के पैरेलल। ये वेक्टर ए के पैरेलल मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो है मेरा एक लगभग पैरेललोग्राम की तरह बन गया है। अब इस पैरेललोग्राम में जो मेरा शुरुआती पॉइंट था ये, उससे अपोजिट कोऑर्डिनेट की तरफ मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। अभी मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, शुरुआती पॉइंट से अपोजिट पॉइंट की तरफ मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और यही मेरा वेक्टर आर आ गया है। तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर ए पॉइंट तक वेक्टर को ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है। अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आया है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखने की कोशिश करता हूँ, ये इस तरह से मेरा वेक्टर आर आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी देखो इसी तरह से ये वेक्टर आर यहाँ पर भी आया था। तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से आता है, वही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी आता है। तो दोनों ही लॉ इक्विवेलेंट हैं, किसी भी लॉ से हम वेक्टर को एडिशन को सोल्व कर लेते हैं। और एक्चुअली जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ये भी मेरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही, सो ये ट्रायंगुलर लॉ एडिशन की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये जो साइड है ये आपकी वेक्टर बी के ही बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर बी ही है, तो ए यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ से वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, फिर आर ड्रॉ कर दिया, इस तरह से रिजल्टेंट सेम आ जाता है। पर पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो ये मैग्नीट्यूड है आर का, इसको फाइंड करने में आसानी रहती है। कैसे आसानी रहती है इसको आगे समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में करते क्या है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, देख लो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि भाई दो वेक्टर मैंने ले लिए हैं। पहला वेक्टर है मान लो मेरा ए, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा वेक्टर है मान लो बी, मेरा इस डायरेक्शन में है। इन दोनों को ऐड करना है मुझे, ए प्लस बी इक्वल्स टू, फाइंड करना है कितना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू आर मैंने मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखने की कोशिश करता हूँ मैं। फिर जहाँ से मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया है, वहीं से मैं वेक्टर बी को भी ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इनका पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये मैंने ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये मैंने बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। सही से ड्रॉ कर देता हूँ, तो वही डॉटेड लाइन ये लो। ठीक, अब यहाँ से मैंने शुरुआत की थी इस पॉइंट से, यहाँ से मैं अपोजिट कोऑर्डिनेट की तरफ एक वेक्टर पॉइंट करता हूँ, ये मेरा आ गया वेक्टर आर। ठीक है भाई, एडिशन आ गया। अब इस एडिशन का जो है मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से वेक्टर ए के डायरेक्शन को आगे बढ़ा देता हूँ मैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। ये परपेंडिकुलर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये तो है भाई मेरा, ये तो है मेरा वेक्टर ए, जिसका कि मैग्नीट्यूड है ए। ठीक, ये है मेरा वेक्टर बी, ये इसका मैग्नीट्यूड है मेरा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जो मॉडल्स के अंदर लिख देते हैं किसी वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। अगर एरो ना लगाएं तो भी उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मान लो अगर मैं ए ऐसे लिख दूँ बिना एरो के, तो भी ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एरो नहीं लगाया तो डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर ये मेरा बी मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये लाइन भी बी मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसको भी मैं बी के बराबर लिख देता हूँ। ये लाइन भी मेरी बी के बराबर आ गई है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी के बराबर है। अब अगर ये बी है और दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, जो दो डायरेक्शन है, ये हमारा इस पी का डायरेक्शन है, ये मेरा इस ए का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अगर किसी ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, तो जब दोनों ही वेक्टर को सेम पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, तो उनके बीच में जो 180 डिग्री से कम एंगल बनता है, वो उनके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इसको कई बार हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा इक्वल्स टू एंगल
बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये मेरा आ जाता है एंगल थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ध्यान से देखना, ये है, इस ट्राइंगल को देखो आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल थीटा है, तो ये साइड मेरी परपेंडिकुलर बन जाती है और ये साइड मेरी बेस बन जाती है। ठीक है, बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर, और ये बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि बी है, और कॉस थीटा फाइंड करूं तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जो कि बी है, अभी हाइपोटेन्यूस बी है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाती है बी साइन थीटा, और जो बेस है बेस की वैल्यू आ जाती है बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं ये दोनों वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये ट्राइंगल, यहाँ पर इसके बेस की वैल्यू आ जाती है बी कोस थीटा, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाती है ए साइन थीटा, और यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी बी साइन थीटा ही आएगी, बी साइन थीटा, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पर एक लार्जर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो मेरा अभी भी बी साइन थीटा ही है, लेकिन जो बेस है, बेस मेरा आ गया ए प्लस बी कोस थीटा, मेरा बेस आ गया है। तो बेस आ गया मेरा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा, ये मेरा बेस आ गया है। तो यहाँ पर अब इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस मेरा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करता हूँ तो मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है वो मेरा है बी साइन थीटा, तो डेफिनेटली मुझे स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट के अंदर करना है बी साइन थीटा का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, प्लस अब मुझे बेस का स्क्वायर चाहिए। बेस का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना है, बेस मेरा क्या है, बेस मेरा है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी कोस थीटा का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, और ये जो है ये मेरा स्क्वायर रूट के अंदर ही है दोनों क्वांटिटी। ये क्वांटिटी मेरी परपेंडिकुलर स्क्वायर होगी, ये बेस स्क्वायर होगी, दोनों का स्क्वायर रूट लूँगा तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, जो कि अभी मुझे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। तो इसको आगे फाइंड करते हैं भाई। बी साइन थीटा का स्क्वायर होगा, बी का भी स्क्वायर हो गया जी, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी, स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है सब, प्लस अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a की जगह a है और b की जगह b कोस थीटा है, तो a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर आ गया पहले, प्लस अब b कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस अब दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे 2ab, तो 2ab कोस थीटा आ जाएगा, तो आ गया प्लस 2ab कोस थीटा, ये मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ पर बी ए ये भी जो है ये ए और बी के मैग्नीट्यूड हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया है। आगे फाइंड करते हैं। जब आगे फाइंड करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ देखो भाई, एक तो आ रहा है मेरा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मैं अलग लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ए स्क्वायर, प्लस अब बी स्क्वायर देखो दो जगह आ रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को मैं अगर एक साथ लिखूं तो बी स्क्वायर को कॉमन लेके मैं ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर आ गया जी। और प्लस प्लस आगे क्या है, प्लस आ गया है मेरा 2ab कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखना भाई बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो 1 की बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के अंदर हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस तरह से जो आर है, आर की वैल्यू जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड, वो मेरे पास ये आ जाता है। इसको आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं लिखवा देता हूँ। फॉर्मूले की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर का जो सम है, अगर वो आर मुझे फाइंड करना है उनका रिजल्टेंट का सम, तो वो ऐसे फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ही थीटा है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इस तरह से मैं इस फॉर्मूले से मैं किन्हीं भी दो वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड की बात आ गई। अब जो सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स का वो किस तरह होता है, उसको कैसे फाइंड करना है उसको भी देख लेते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एडिशन की तरह ही उसको परफॉर्म किया जाता है। तो जो सब्ट्रैक्शन है उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन के। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है लेट अस से 8 यूनिट्स। हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट ए प्लस बी इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो फाइंड करना है वेक्टर। तो आर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो पहले तो इनकी फिगर बना लेते हैं भाई, कि वेक्टर ए हमारा ये है, डायरेक्शन लगभग वेक्टर ए की तरह का रखने का प्रयास करता हूँ। वेक्टर बी हमारा ये है, डायरेक्शन वेक्टर बी की तरह रखा मैंने लगभग। ये वेक्टर ए, एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ से, ये वेक्टर ए के बराबर ये पैरेललोग्राम बना दिया। और यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो की, ये मेरा वेक्टर आर आ गया। तो डायरेक्शन तो मैंने ऐसे बता दिया। अभी डायरेक्शन में एंगल भी फाइंड करना होता है, उसको भी कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आर का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास ए है उसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, तो ए 6 का स्क्वायर आ गया। प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट, तो 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8। कॉस थीटा की जगह लिखेंगे कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 6 12 12 8 96, तो 96 इंटू 1/2। तो ये आ जाता है आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट बाई 6 6 36 प्लस 8 8 64 64 96 आधा 48, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 148। तो डायरेक्शन तो हमें यहाँ से दिखा दिया फिगर से, और मैग्नीट्यूड हमारा ये आ गया। तो इतने यूनिट्स जो है मैग्नीट्यूड आ जाता है। यहाँ पर जो है मैं आर की वैल्यू लिख देता हूँ। जो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आर की वैल्यू आ जाती है, जो मैग्नीट्यूड है हमारा वेक्टर आर का, वो आ जाता है स्क्वायर रूट 148 यूनिट्स। क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं दिया था, जनरल यूनिट्स लिखा था, तो उन्हीं यूनिट्स में हमारा आंसर भी आ गया है। मेरे ख्याल से एडिशन आपको समझ आ गया होगा। तो अब एडिशन से आगे हम चल लेते हैं। इसमें एंगल कैसे फाइंड करते हैं। कई बार क्वेश्चन में
आ जाता है कि रिजल्टेंट जो आर है उसका वेक्टर बी से या वेक्टर ए से एंगल भी फाइंड करके बताओ। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी कि रिजल्टेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये कैसे फाइंड करते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे कि एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर हमारे पास बी है। इन दोनों को मैंने पैरेलल ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से ऐड किया। तो इस तरह से ये लाइन मैंने ड्रॉ की और एक ही लाइन मैंने ड्रॉ की और ये लाइन जो है ड्रॉ कर ली मैंने पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अगर मैं अपना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करूँगा तो यहाँ से अपोजिट कॉर्नर की तरफ ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड करना है। अब ये जो दोनों वेक्टर थे, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो था थीटा। भाई ये तो बी का डायरेक्शन हो गया और ये ए का डायरेक्शन हो गया, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो वो थीटा था। अब मुझे ये अल्फा एंगल फाइंड करना है जो कि आर रिजल्टेंट वेक्टर किससे बना रहा है, ए से बना रहा है, यही इसका डायरेक्शन है। तो एंगल फाइंड करने के लिए मैं अपना वही करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मैग्नीट्यूड बी है हमारा, तो ये हमारा बी साइन थीटा आ गया और ये बेस है, ये बेस हमारा बी कॉस थीटा आ गया, जो जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री का एंगल में और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हुआ, ये जो बी साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है और जो ए प्लस बी कॉस थीटा ये हमारा बेस है। अब अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बेस क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। तो वहाँ परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा बी साइन थीटा और बेस की जगह मैं लिख दूंगा ए प्लस बी कोस थीटा। तो वही मैं कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा टेन अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। इस तरीके से मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से। तो टेन अल्फा का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, एंगल फाइंड कर रहे हैं वेक्टर ए से जो कि है एंगल अल्फा। तो अगर ए से एंगल फाइंड कर लें तो ऊपर लिखना है बी साइन थीटा और नीचे लिखना है ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरह अगर मैं ये बीटा एंगल फाइंड करने लगूं जो कि मान लो मेरा बी वेक्टर से बन रहा है बीटा एंगल, तो टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी। आप बी वेक्टर से फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे ए साइन थीटा। देखो, अगर बी से फाइंड करना है एंगल तो ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा, और अगर एंगल ए से फाइंड करना है जो कि अल्फा है तो ऊपर आ जाएगा बी साइन थीटा। ये ध्यान रखना भाई। और नीचे वही, अगर ऊपर ये तो यहाँ पर बी प्लस ए कोस थीटा आ जाएगा। इस तरह से ये जो है ये मेरा एंगल आ गया बीटा वेक्टर, पी वेक्टर से मेरा इसका रिजल्टेंट का एंगल आ गया है। मेरे ख्याल से आपको ये एंगल फाइंड करना भी समझ आया होगा। क्वेश्चंस में ऐसे फॉर्मूले होते हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो अभी की ये वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं और पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।